नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। एक बड़ी चिंता इस समय जो बाजार में निवेश करते हैं लोग किसी भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हों या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हों, जो बड़ी चिंता उनको खाई जा रही है वो ये कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बाजार में बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली। गिरावट बहुत ज़्यादा हुई, ग्लोबल मार्केट में भी कमज़ोरी है, हमारे बाज़ारों में भी कमज़ोरी है। और दूसरी तरफ कुछ मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि महंगाई जो है वो 8 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई है। अब सबसे बड़ी चिंता जो एक निवेशक को होती है वो ये कि मैं अपने पोर्टफोलियो का क्या करूं, कैसे मैं अपने निवेश को बेटर कर सकता हूं ताकि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूं। कई बार होता है कि निवेशक डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि भाई बाजार तो गिर रहा है तो हमें फिलहाल दूर हो जाना चाहिए। क्या ये स्ट्रैटेजी सही है या हमें किसी और तरीके से इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे एनवायरनमेंट को अप्रोच करना चाहिए? इस खास चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह जी। मिस्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले तो सर, आपका जो इतने सालों का अनुभव रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कई क्रैशेस और देखे होंगे बाजार में। 2008 में क्रैश आया, कोविड से ठीक पहले क्रैश आया। जब बाजार में ऐसी गिरावट आती है तो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका रिएक्शन सबसे पहले आपने क्या देखा है आज तक? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके क्वेश्चन में मैं तीन बताऊंगा। जैसे आपने बोला कि मेरे को काफी वर्ष हो गए हैं, अगर मैं आप बात करूं तो मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में पिछले 24 वर्ष से जुड़ा हुआ हूं और हमने तीन ऐसे साइकिल देखे हैं जब मार्केट बहुत गिरती है, बाजार बहुत गिरता है। तो उसमें दो तरह के हमने रिएक्शन देखे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इन 3 साल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिसकी वजह से आज की डेट में जो पहले दो जब ऐसे हुए थे जब लोग बिल्कुल बाजार से निकल जाते थे या लॉस बुक कर लेते थे, या तो वो ऐसा हमने जो पेन है या पैनिक है वो हमें इस बार नहीं देखने को मिला। तो उसके लिए तो ये जो निवेशक हैं ये वो बधाई के पात्र हैं कि वो बहुत मैच्योर वे में बिहेव कर रहे हैं जनरली। जितना के जो आंकड़े हमारे पास हैं, पर वो आंकड़े हमारे पास 100% नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ म्यूचुअल फंड में या अपने फंड हाउस का डाटा देखते हैं सबसे पहले तो। परंतु पूरे मार्केट में क्या हो रहा है, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, या जो डायरेक्ट इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत सारे बहुत बड़े संख्या में जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में घुसे थे उनका क्या है, वो हमें देखने को मिल रहा है। पर एक चीज बिल्कुल जाहिर है, पिछले जो हमारे तीन हमने ऐसे रुझान देखे थे जब मार्केट बहुत गिर जाती है, तो जो व्यक्ति भी बड़े ठंडे दिमाग से में बाजार में रुका रहा उसको फायदा ही हुआ है, उसको नुकसान नहीं हुआ। आज की डेट में जो भी व्यक्ति बाजार से निकलेगा वो अपने नॉशनल लॉस को, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरह का एक गणित वाला लॉस है, जिसमें आज दिखाई देता है क्योंकि हम वैल्यूएशन हर रोज के हिसाब से कर लेते हैं, उसको लग रहा है कि मेरा लॉस हो गया, तो उस लॉस को परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर लेता है अगर वो आज की डेट में निकल जाता है, या आज की डेट में अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो रोक देता है, जैसे एसआईपी। क्योंकि एसआईपी में आज की डेट में जो एसआईपी जाएगी उसमें एक जाहिर तौर पे आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, तो उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को गंवाना एक कोई अच्छी बात नहीं है। तो क्योंकि बाजार तो देखिए कोविड से बहुत पहले बाजार बहुत गिरा था, उसके बाद बाजार में बहुत चढ़ा, मतलब वो हमने ऊंचा जाते हुए देखा। अभी तो बिल्कुल बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये जो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट वाला जो मुद्दा है, वो हम सबको मालूम है, एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट है, बट ये एक टेम्परेरी मुद्दा है जो इवेंचुअली तो सैनिटी विल हैव टू प्रिवेल, तो वो ठीक हो जाएगा। तो एक परमानेंट बात नहीं है, तो इसलिए मेरा सुझाव तो सबके लिए यही रहा था कि जो व्यक्ति आज की डेट में एक कूल माइंड से जुड़े हुए हैं बाजार के साथ, उनको उनको जुड़ा रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति अभी लमसम डालना चाहते हैं, दे मे स्टार्ट पुटिंग इट एट दिस लेवल, दिस शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी, ये मौका है कि कम लेवल पे थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना पैसा आज की डेट में लगा दो, क्योंकि बाजार निश्चित तौर पे एक अनिश्चितता के दौर से चल रहा है। इसमें और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, परंतु इस पे पीक या बॉटम किसी को मालूम नहीं। बाजार की जो चाल है, वो कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मेरे को मालूम है कि ये पीक है या बॉटम है, किसी को मालूम नहीं होता।
तो परंतु डेफिनेटली ये जी। नीचे स्तर पे है, तो इस पे थोड़ा पैसा डालना बनता है। बिल्कुल सही बात। जैसा आप बता रहे हैं कि बाज़ार में गिरावट आ रही है, ऐसे में एसआईपीज़ को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी आपको जो लॉस दिख रहा है, जो वो नोशनल लॉस है, अगर आपने वो बुक कर लिया, आपने एसआईपीज़ बंद कर ली, अपने म्यूचुअल फंड बंद कर दिए, तो वो लॉस को आप एक्चुअल बना देंगे। आपका असल में उतना लॉस हो जाएगा। वो होने की बजाय आप अभी धीरे-धीरे जो है पैसा डालें, क्योंकि बाज़ार जो है वो कुछ निचले स्तरों पर है और यहाँ से उम्मीद ये की जा सकती है कि एक अच्छा रिबाउंड आएगा। अ, चिंताओं की बात हम यहाँ कर रहे हैं सिंह साहब, तो अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बड़ी चिंता जो इस समय हमेशा रहती है लोगों को, और वो तो अब डे टू डे बेसिस पर हम पर असर कर रही है, वो है महंगाई। काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 8 साल के हाईएस्ट लेवल पर हम देख रहे हैं कि महंगाई के आंकड़े आ गए हैं। और आंकड़े तो अपनी जगह हैं। आप बाहर निकलिए तो आपको सब्जी के प्राइसेस हैं या टैक्सीज के प्राइसेस हैं। डे टू डे हमारे लाइफ पर महंगाई का असर पड़ रहा है। जाहिर तौर पर आपके इन्वेस्टमेंट पर भी इसका असर पड़ रहा होगा। कैसे बढ़ती हुई जी। महंगाई मेरे पोर्टफोलियो पर इफेक्ट करती है, अगर आप ये समझा सकें हमारे दर्शकों को। देखिए, महँगाई को की तरफ देखते हैं, एक तो ये महँगाई एक इंडिपेंडेंट एक फैक्टर है जिसके ऊपर बाज़ार का कोई ज़्यादा उसको प्रभाव नहीं कर सकता। वो तो एक इंडिपेंडेंट, सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर, जिसमें कि आपका ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस और जब सो मेनी अदर थिंग व्हिच आर। अगर मैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखूँ, तो हम जब भी बात करते हैं, आज भी हम अगर बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक ही मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की या इक्विटी बाजार की। उतना ही बड़ा एक बाजार है डेट मार्केट का, उससे ज़्यादा बड़ा मार्केट है डेट मार्केट का। तो डेट मार्केट में जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उसके साथ ब्याज दर भी बढ़ती है। तो एक तरफ तो मेरे को ये इस चीज़ का ये है कि ब्याज दर बढ़ने की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन जो मेरी है, उसको ये देखना चाहिए, अगर मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, उसको कैसे बढ़ी हुई दर ब्याज दर का फ़ायदा मेरे को कैसे मिल सकता है? अगर मैं आज भी जाके अपने पैसे को वही एफडी में करवाता हूँ कि एफडी का रेट अगर आज की डेट में भी, चाहे हमारी इन्फ्लेशन तो 7.8 7.9 पे आ गई है, पर एफडी का रेट आज भी 5 साढ़े 5% है। साढ़े 5 6% भी अगर लगा लो और 6% एफडी में लगाओ और 7.8% आपकी इन्फ्लेशन है, तो पहले तो 1 साल में 2% आपका वैसे ही नेगेटिव रिटर्न आ गया। उसके ऊपर 6% के ऊपर आपके ऊपर जो उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। तो इस समय में निवेश के हिसाब से ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना पैसा ऐसी किसी एसेट क्लास में लगाऊँ जो कि मेरी महँगाई दर को से ऊपर का रिटर्न दे। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो कुछ पैसा जैसे हमने पहले बात की कि इक्विटी में लगा सकते हैं। दूसरा पैसा ये है कि हायर इंटरेस्ट रेट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं, डायरेक्ट तौर पे या म्यूचुअल फंड के तौर पे जो हमारे डेट फंड्स होते हैं, वहाँ पे आज की डेट में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जो यील्ड्स हैं फंड्स की वो बढ़ चुकी हैं। चाहे वो एक अलग एक मुद्दा है कि हमें थोड़े समय के लिए, जैसे जून के महीने में किसी और वजह से सेबी ने अभी नए फंड डालने के लिए मना किया हुआ है, जो कि 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। परंतु आज की डेट में अगर एफएफपी होती है, जो जी। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, अगर उसमें लगाएँ तो आज की डेट में यील्ड के हिसाब से 3 साल से 4 साल तक का जो पेपर है, वो सवा 7 साढ़े 7% में अवेलेबल है। तो ऐसे पेपर में आज की डेट में पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है कि उसपे क्या होता है, 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका हायर रेट पे आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, हायर इंटरेस्ट रेट पे, और दूसरा क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इनका जो टैक्सेशन का होता है एफएमपी का, इसमें आपको इन्फ्लेशन निकाल के पैसे जो रिटर्न है, उसके ऊपर थोड़ा टैक्स लगता है। तो जी। उसमें धारणा ये बनती है कि आज की डेट में अगर किसी ने 3 से 4 साल की एफएमपी में पैसा लगाया, तो उसका ये 7 या 8% का जो रिटर्न है, वो टैक्स फ्री रिटर्न बन जाएगा। तो वो एक डेट फंड में भी इन्फ्लेशन बीटिंग या एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेशन आपकी रिटर्न आ सकती है। जबकि दूसरे जो हैं, जो एक ट्रेडिशनल करेक्ट। तौर तरीके हैं, उसमें आप बीट कर ही नहीं जी। सकते। तो पार्टली इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, पार्टली इन डेट म्यूचुअल फंड्स। इस समय डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाना एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी इस वक़्त। करेक्ट। तो यहाँ डेट फंड भी जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई आगे आएगा और ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, और आरबीआई ने कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। मिस्टर सिंह, यहाँ पर एक जो है थॉट प्रोसेस ये भी आता है कि
चूंकि अब इक्विटी जो है लोअर लेवल पर है, उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। एलोकेशन अगर मैं अपना इक्विटीज की तरफ ज्यादा करूं तो शायद मुझे लॉन्ग रन में रिटर्न बेटर मिलने की उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा आपने भी अभी कहा कि डेट फंड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वहां भी बन रहे हैं। अब जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कई बार। तो कैसे आप एडवाइस करेंगे कि आपको कितना पोर्टफोलियो अपना इक्विटी के एरिया में रखना चाहिए आज के एनवायरनमेंट में, और कितना डेट में रखना चाहिए? देखिए, इस पे ना 2-3 जिसको हम गोल्डन रूल या सुनहरी मुद्दे हम बोलते हैं, वो ये है। एक बात तो पक्की है कि अगर आपको कंटिन्यूअसली बेसिस पे अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए, तो कुछ हिस्सा तो आपको इक्विटी में लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी ही एक ऐसी एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में आपको आपकी वेल्थ क्रिएट करेगी। अब इसमें कोई एक हर एक व्यक्ति का जो अपना रिस्क एपेटाइट अलग अलग तरीके से होता है। किसी के पास कहने के लिए तो यह है कि मेरे पास 3 साल का पैसा है, 5 साल का पैसा है, 10 साल का पैसा है, परंतु एक्चुअल में उनकी जरूरतें क्या है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। अगर मेरे को ये बोला जाए कि आपको 3 लाइन में बताओ कि क्या करना है, तो फिर मैं उसको एक अपने डिस्क्लेमर के साथ बोलूंगा कि मैं सब कुछ देखते हुए, अगर सारे लोग एक जैसे हैं रिस्क एपेटाइट में आज की डेट में, अगर मेरे को पैसा लगाना है एक आम व्यक्ति के तौर पे, तो मैं अपना 25 से 30% जो पैसा जरूर इक्विटी में ही रखूंगा, और 60 से 70% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या डेट म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा आज की डेट में। परंतु जैसे जैसे होएगी, मैं इक्विटी जो एलोकेशन है धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। एक एक और भी मैं चीज आपको बोलना करेक्ट। चाहूंगा, अगर हम पिछले पिछले 3 साल का देखते हैं ना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, नौजवान या युवा पीढ़ी है, या जो और भी व्यक्ति जो पहली बार बाजार में आए हैं, तो ईयर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द नॉइस ऑल अराउंड, उन्होंने बहुत पैसा डायरेक्ट इक्विटीज पे लगाया है। आज मेरे को लगता है बाजार गिरने की वजह से उनको सबसे ज्यादा नुकसान मतलब जो देखने को मिलता होगा। तो बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि जहां जहां पैसा लगाया उसको एकदम से निकाल दो, परंतु मेरी यही विचारधारा रहेगी कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक सेफेस्ट रूट है। सेफेस्ट जी। रूट इसलिए है क्योंकि उसमें एक करेक्ट। शेयर पे या एक स्टॉक पे आप बेट नहीं लगाते, आप पोर्टफोलियो पे लगाते हो। अगर 2 शेयर 4 शेयर गिर भी गए, तो इसमें 4-5 शेयर ऐसे होंगे जो बढ़ जाएंगे या नहीं टूटेंगे, तो उसके वजह से आपका लॉस लिमिटेड हो जाता है। दूसरा, हर एक म्यूचुअल फंड में करेक्ट। एक बढ़िया रिसर्च टीम है, फंड मैनेजर है, एनालिस्ट है, जो एक एक स्टॉक में पूरा रिसर्च करके उसके बाद उसमें पैसा लगाते हैं। उनको पता है कि इसका धंधा क्या है, इसका बिजनेस क्या है, व्यापार आगे कैसे चलेगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी, जो जो व्यक्ति जिन्होंने भी डायरेक्ट इक्विटी में एकदम से डाला है, दे मस्ट स्टार्ट पुटिंग सम मनी थ्रू म्यूचुअल फंड रूट आल्सो, एंड वेट फॉर जहां भी आपका नुकसान हुआ है, करेक्ट। ये जैसा एक आपने, जी जी, जी। मैं वही आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा था मिस्टर सिंह। यहाँ पर जैसा आपने कहा, यही मेरा अगला सवाल भी था। बहुत सारे लोग हमारे जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में हैं, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी हो या म्यूचुअल फंड हो, बहुत सारी जो जो लोग हैं वो यंग हैं, नए हैं। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदली है, और जाहिर तौर पर उसकी वजह से जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत आसान हो गए हैं। आज आप अपने मोबाइल फ़ोन पर बहुत आसानी से एफडी तो कर ही सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी लोगों को हुई है, और लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। इन्वेस्टर अवेयरनेस भी बढ़ाने की कोशिश हो ही रही है। ईटीना स्वदेश एक यंग चैनल है, और यंग चैनल ही यंग लोग ज़्यादातर ईटीना स्वदेश को देखते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते होंगे। मेरा सवाल उन्हीं यंग लोगों के लिए है, वही जो यंग इन्वेस्टर्स हैं। चूंकि जैसा हम चर्चा कर रहे थे, शायद उन्होंने पहली बार देखा हो कि बाजार अचानक अपने टॉप से 20-22-25% गिर गया। अचानक से दुनिया भर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी तक उन्होंने सिर्फ एक बुल रन देखा था, अब वो जो है बाजार में मंदी देख रहे हैं। एक यंग इन्वेस्टर के लिए जिसने अभी शुरू किया है बाजार में पैसा लगाना, चाहे वो डायरेक्ट है या एक म्यूचुअल फंड के रूट से है, उसको इस समय आप क्या एडवाइस देंगे? नहीं, मेरा तो यही, देखिए, मेरा तो यही एक एडवाइस रहेगा कि एक तो जो ऑल अराउंड जो नॉइस है उससे बचिए, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ हो या नेगेटिव की तरफ। पहले बहुत नॉइस था कि यार बहुत बढ़िया इक्विटी मार्केट में जहाँ पैसा लगाओ पैसा बनता है, किसी में भी लगाओ, किसी ने, जो हम एक दूसरे की बात सुन के जो पैसा लगाते रहते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, आपने जैसे बोला कि टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ बहुत आसान हो गया है करना, तो कीप ए कंट्रोल ऑन योर फिंगर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार होता है कि हम फन से की ना, और इंडिया खेलो खेलो वाली जो बात होती है ना, एक सुन सुना के
उसी में हम कर देते हैं और उसमें एक्चुअल लॉस करवा लेते हैं। तो प्लीज कीप इन्वेस्टमेंट इज अ सीरियस सब्जेक्ट। बहुत सोच समझ के कोई अपना निर्णय लो। ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से हो जाता तो उसको आसानी से आप इन्वेस्ट कर दो। आसानी से मतलब अभी ये जो है ना, इन्वेस्ट इन क्रिप्टो इन वन विद वन क्लिक। That's not the way the investments are made. इन्वेस्टमेंट बड़ा सोच समझ के, बड़ा एक, अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हो तो आपने अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू में पैसा लगाया, अगर आपने टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी म्यूचुअल फंड में स्कीम में पैसा लगाया, तो आप एक बात समझिए कि आपके पैसा लगाने के बाद बहुत सा काम म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर और रिसर्च टीम करते हैं और पहले ही किया हुआ है। अगर आप सीधा पैसा लगा रहे हो तो उसमें आप खुद ही कर रहे हो, खुद ही रिसर्च टीम है आपकी, आप खुद ही एनालिस्ट हो, खुद ही फंड मैनेजर हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज्यादा ऐसी आपके पास स्किल सेट है तो जरूर करिए। और अगर नहीं है तो, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सस्ता जरिया है, और जो रेगुलेशन सेबी ने इंडियन म्यूचुअल फंड के लिए लगाए हैं, आई थिंक दीज आर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट एंड मोस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सेबी एक निवेशक का बहुत ध्यान रख रही है, हर एक चीज पे नजर रखती है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। तो एक्सीडेंट तो देखिए कहीं भी होते हैं, एक आधा एक्सीडेंट किसी भी जगह पे हो जाता है, बट ओवरऑल आई थिंक म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट रूट फॉर ए रिटेल इन्वेस्टर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस थिंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको हर तरह का एक निवेश का जरिया। करेक्ट, बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा तरीका है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको म्यूचुअल फंड का ही रास्ता देखना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी बात आपने यहाँ पर ये कही मिस्टर सिंह कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन कीप अ चेक ऑन योर फिंगर्स। ऐसा नहीं कि आप इजीली अगर खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड तो आप इजीली उसे बेच भी दें और फिर आपको लॉन्ग टर्म का फ़ायदा न मिले। इस समय जो एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो है डेट फंड से रिटर्न अच्छा मिलने की उम्मीद है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स भी काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि 2 से 3 साल 5 साल का अगर व्यू किसी का है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, बाजार की इस कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो क्या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स एक विकल्प हो सकते हैं? देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड बिल्कुल विकल्प हो सकते हैं, परंतु अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो विकल्प है वो है आपके 6 महीने से 1 साल के पैसे के। अगर आपके पास 3 साल से ज्यादा पैसा है तो अल्ट्रा शॉर्ट शॉर्ट टर्म में शायद आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या है कि आप ये देखिए कि जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं उसमें आपको मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो जैसे हमने भी बोला कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जब भी ब्याज दर बढ़ती है तो शॉर्ट टर्म के लिए इसका उल्टा असर होता है कि रिटर्न नेगेटिव दिखाई देती है वैल्यूएशन की वजह से। अगर आपके पास 3 साल का पैसा है और आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में लगाते हो तो आपको डेफिनेटली आज की एफडी रेट से ज्यादा मिल जाए, वो एक पक्की बात है। परंतु जो दूसरे फंड है जैसे गिल्ड फंड वगैरह हैं, क्योंकि हमें भी यही लगता है कि अभी और भी थोड़ा रेट बढ़ सकता है, अगर उसमें आप पैसा लगाना शुरू करते हो तो वो लॉन्ग टर्म का होता है, क्योंकि ये साइकिल हमने ये ब्याज दर की, जैसे इक्विटी की साइकिल हमने उतार चढ़ाव देखा, ऐसे ही हमने ब्याज दर की भी साइकिल देखे। ब्याज दर 8 से 9% जाती है, फिर 5% पे आती है। अभी आप हरी ब्याज दर आज की डेट में जो 10 ईयर जी सेक है उसको अगर देखें तो 7.5%, 7.25 7.5% के बीच चल रहा है। तो हो सकता है थोड़ा और बढ़े, बट इवेंचुअली इट हैज टू कम डाउन। तो वो जो समय है उसको पकड़ना और उसका वैल्यूएशन का फायदा देना वो फंड मैनेजर का होता है कि वो ड्यूरेशन के साथ कैसे खेलता है, कितने ज्यादा समय के सिक्योरिटी लेके उसमें कैपिटल गेन वगैरह कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु आर हैविंग 6 मंथ्स टू 1 ईयर पीरियड, और वो अपने एफडी से ज्यादा ब्याज देना। परंतु आज के जो टैक्स लॉज हैं उसके हिसाब से जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो तभी मिलता है अगर आप उस पैसे को 3 साल से ऊपर तक डेट फंड में रखें, तभी इंडेक्सेशन का मिलता है। नहीं तो एक साल में अगर आपका ब्याज 6% आया, या सॉरी रिटर्न 6% आया, तो 6% के ऊपर जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आपका उसका उसमें 6% के ऊपर उतना ब्याज उसका उतना आपका टैक्स लगेगा। परंतु अगर ये 3 साल से ऊपर है तो जितना भी रिटर्न आया उसमें से पहले इन्फ्लेशन जो 3 साल की वो कम हो जाएगी, रिमेनिंग के ऊपर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर 3 साल के हिसाब से देखते हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अलावा और भी फंड है। अगर आप 6 महीने से 1 साल के लिए देखते हैं या 2 साल के लिए देखते हैं या पार्क करते हैं कि अभी पैसा मेरे को पूरा इक्विटी में नहीं डालना, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में पार्क करके रखता हूँ, जब भी एक सही सही समय आएगा मैं वो पैसा इक्विटी में डाल दूंगा,
उसके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एक बहुत ही बढ़िया फंड। करेक्ट। तो आपका नज़रिया कैसा है? इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप 6 महीने से साल भर के लिए अगर पैसे को अपने पार्क करना चाहते हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नहीं तो अगर नज़रिया आपका 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा है तो बहुत सारे और ऑप्शंस भी इस समय मौजूद हैं। एक बड़ा सवाल उसके बाद अब ये आता है मिस्टर सिंह कि अब जब हम मान लीजिए जो एसआईपीज़ हैं वो कंटिन्यू करनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कई लोग हैं जो अब धीरे-धीरे आएँगे बाज़ार में, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बाज़ार में गिरावट आती है तो एसआईपीज़ भी बढ़ती हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों की कोशिश होती है कि वो गिरते बाज़ार को पकड़ लें, जो कि बिल्कुल गलत आइडिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन एंट्री लोगों की होती ही है। तो सवाल मन में ये आता है कि यहाँ से रीबाउंड कहाँ मिलेगा? हम अगर जब डेटा को देखें तो हम ये पा रहे हैं कि जो मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स हैं वो भी पिछले 3 महीने में करीब 10% तक टूट गए हैं। ज़ाहिर तौर पर अगर शेयर बाज़ार की बात करें तो वहाँ तो स्टॉक्स 30, 40, 50% तक टूटे हैं, उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ भी दिख रहा है। जब रीबाउंड आता है तो क्या निवेशकों को थीमेटिक फंड्स की तरफ जाना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक फंड की तरफ जाना चाहिए, या जो ब्लू चिप फंड्स होते हैं उनकी तरफ जाना चाहिए? कैसे अप्रोच करना चाहिए यहाँ से, ताकि जो रीबाउंड बाजार में एक्सपेक्टेड है जब भी वो आए उसका भरपूर फायदा उठाया जा सके? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले जो आपने बात की ना कि जब बाज़ार गिर रहा है उसको पकड़ने के लिए एसआईपी शुरू करना, तो बिल्कुल सही नज़रिया, वैसा ही करना चाहिए। आज की डेट में जिसने नहीं किया उसको एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार गिरा हुआ है। इसमें इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो और दूसरा ये है कि जो चल रही है एसआईपी चल रही है लोगों की, उसको रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप टॉप अप कर सकते हो तो करो, उसको बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। अगर आज मेरी 10,000 की एसआईपी चल रही है, बाजार गिर गया तो 10,000 की तो चलेगी, मैं 15,000 की कर सकता हूँ क्या? अगर मेरे पास इतना है, मेरे पास सोर्सेज है, तो आई शुड। इसमें कोई कोई बुराई नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात जहां तक रहा कि दूसरा कि मिड कैप, स्मॉल कैप या थीमेटिक फंड की बात करें, देखिए ये पूरा बाजार जो है ना, उसमें सब जगह एक साइकिल होती है, कभी कोई गिरता है या कभी कोई बढ़ता है। तो थीमेटिक फंड को मैं उस नजरिए से नहीं देखूंगा कि भाई आपको आज रिबाउंड करना है तो किसी सेक्टर में लगाओ। बिकॉज डाइवर्सिफाइड फंड जो होते हैं आज की डेट में, बिजनेस लीडर्स हर एक अपने सेक्टर में अलग अलग होते हैं। उनके बिजनेस को देख के अगर डाइवर्सिफाइड फंड से ही पैसा लगाया जाए तो अच्छा है। अगर मैं बड़ा इवॉल्व इन्वेस्टर हूँ और मेरे को किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बहुत जानकारी है, जैसे अभी हम फार्मा सेक्टर की बात करें, अगर हमें ये लगता है कि वर्ल्ड ओवर ऐसे रूल्स बन रहे हैं कि इंडिया फार्मा सेक्टर को बहुत फायदा होगा, तो इन एडिशन टू माय डाइवर्सिफाइड फंड्स आई कैन पुट इन सम मनी इन फार्मा फंड। पर उसमें क्या होता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड गिने जाते हैं। तो आई विल नॉट लाइक एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कि आप सीधा सेक्टर फंड में जाओ। अगर आपके तो के पास डाइवर्सिफाइड फंड में पूरा है, और अगर पैसा ऐसा है जिसके ऊपर आप ज्यादा एक रिस्क ले सकते हो, तो निवेशक थीमेटिक फंड में जा सकता है। परंतु अदरवाइज एक जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं वो ऑलवेज अच्छे रहते हैं। ये मल्टी कैप फंड्स जो जिसको बोलते हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे आ जाते हैं, तो उसमें भी लगा सकते हैं। और दूसरा मेरे हिसाब से तो आज की डेट पे ये जो नई कैटेगरी, ये कैटेगरी है, नई कैटेगरी तो नहीं है, बैलेंस एडवांटेज फंड इज द बेस्ट फंड फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टर। उसमें आपको मिड कैप भी मिलेगा, स्मॉल कैप भी मिलेगा, लार्ज कैप भी मिलेगा, प्लस डेट के हिसाब से, फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से आपका इसका जो जो उसकी परसेंटेज है इक्विटी में बढ़ाते या कम करते रहते हैं। अगर आप किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें या एसबी बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें, तो आज भी देखें तो हमारा 40% इक्विटी में है, 60% हम डेट में है। तो 60% में भी हम डेट को भी ऐसे पूरा एक्टिवली मैनेज करते हैं, ताकि लंबे समय में जो ब्याज दरें ऊपर गई हैं उसका फायदा कैसे निवेशक उठा सके। तो बहुत से ऐसे करेक्ट। हैं चीजें जिसमें की जा सकती है। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी सिंह सर, हमारे लिए समय निकालकर आज जीटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर आई वो ये कि बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव चलता रहे, आप अपनी एसआईपी को बंद न करें, आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, आप म्यूचुअल फंड का जरिया इस्तेमाल करें, वो सबसे अच्छा है बाजार में निवेश करने के लिए और अपनी वेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।